नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नाटक के दूसरे पेपर में। आज हम 100 प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं। 100 प्रश्न पहले हो चुके हैं। इसके बाद तीसरा भाग आएगा जिसमें 125 प्रश्न होंगे। लगातार बने रहिएगा शुरू से अंत तक। बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है और उम्मीद है कि इससे बाहर आपको नाटक में नहीं मिलेगा। सारे प्रश्न आपके इन्हीं तीनों में से फंस जाएंगे और ये पहले भाग से ज़्यादा बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है। तो आइए शुरू करते हैं नाटक भाग 2 में। पहला प्रश्न, बात की बात, चंदन वन, चक्करदार सीढ़ियाँ और अंधेरा। और जूम कर लेते हैं, बस आई थिंक इतना काफ़ी है। बात की बात, चंदन वन, चक्करदार सीढ़ियाँ, अंधेरा नामक रेडियो नाटक संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ये सभी अमृतलाल नागर के नाटक हैं। सी ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाटक में 15वीं शताब्दी के कुफल साज की मार्मिक व्यथा कथा का चित्रण हुआ है? 15वीं शताब्दी के कुफल साज की मार्मिक व्यथा कथा का चित्रण हुआ है। तो भीष्म साहिनी कृत हानूस में भीष्म साहिनी का है। खजुराहो का शिल्पी शंकर शेष का नाटक है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गीत नाट्य विधा की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना गीत नाट्य विधा की नहीं है? उन्मुक्त, नेपथ्य राग, विश्वामित्र, कालिदास। नेपथ्य राग जो कि मीराकांत का है, ये गीत नाट्य नहीं है, बाकी सभी गीत नाट्य हैं। चौथा प्रश्न है, मुझे बाहर करने की ज़रूरत नहीं। मुझे बाहर करने की ज़रूरत नहीं। बाहर कीजिए उन सब टीचर्स को जिन्होंने अपनी नाक के नीचे ट्यूशन का घिनौना रैकेट चला रखा है। मुझे बाहर करने की ज़रूरत नहीं। बाहर कीजिए उन सब टीचर्स को जिन्होंने अपनी नाक के नीचे ट्यूशन का घिनौना रैकेट चला रखा है। रजनी पटकथा में यह कथन किस पात्र का है? तो ये रजनी पटकथा मन्नू भंडारी की रचना है और ये कथन भी रजनी का है। पांचवा प्रश्न है, महाभोज नाटक का कौन सा पात्र राजनीतिक स्वार्थवश धर्म का दुरुपयोग करता है? महाभोज नाटक का कौन सा पात्र राजनीतिक स्वार्थवश धर्म का दुरुपयोग करता है? तो वो दा साहब हैं, खूब धर्म का दुरुपयोग करते हैं महाभोज, अगर आपने पढ़ा होगा। छठा प्रश्न है, महाभारत की कथा के माध्यम से आज के तथाकथित बुद्धिजीवी के समझौतावादी चरित्र की विडंबना को प्रस्तुत करने वाला नाटक निम्नलिखित में से कौन सा है? महाभारत की कथा के माध्यम से आज के तथाकथित बुद्धिजीवी के समझौतावादी चरित्र की विडंबना को प्रस्तुत करने वाला नाटक निम्नलिखित में से कौन सा है? एक और द्रोणाचार्य जो कि शंकर शेष का है। कथा एक कंस की अंधायोग द्रौपदी। तो सही विकल्प है एक और द्रोणाचार्य। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा रंगमंचीय नाटक है जिसमें स्त्री पात्रों का अभाव है? निम्नलिखित में से वह कौन सा रंगमंचीय नाटक है जिसमें स्त्री पात्रों का अभाव है? मुक्तिदूत, कोणार्क, भग्न प्राचीर, तेंदुआ। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का है और इसमें स्त्री पात्रों का अभाव है। बी ऑप्शन सही है। आठवां प्रश्न है, इनमें से किस नाटक में नायिका पद्मिनी की समस्या बहुत कुछ मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे की सावित्री के समान है? इनमें से किस नाटक में नायिका पद्मिनी की समस्या बहुत कुछ मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे की सावित्री के समान है? ययाति, अंधा कुआं, सूर्यमुख, हैवदन।
हयवदन गिरीश कर्नाड का नाटक है और इसमें पद्मिनी की समस्या बहुत कुछ मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे की सावित्री के समान है। 8वें का डी विकल्प सही है। आप सभी से निवेदन है कि अगर कोई गलती हो जाए तो उसे आप तुरंत कमेंट करिए। पहला जो कमेंट होगा पिन होगा वो सुधार से संबंधित होगा। 9वां प्रश्न है, लहरों के राजहंस नाटक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? नाटक की कथा का आधार अश्वघोष का सौंदरानंद काव्य है। रंगमंच पर नंद का दीक्षित होना अत्यंत मार्मिक है। श्वेतांग अलका को नंद के भिक्षु बनने की सारी कथा सुनाते हैं। श्यामांग प्रसंग नाटक के पूरे रूपबंध का ही अंग है। तो यहाँ पर असत्य कथन पूछा गया है तो बी ऑप्शन गलत है। लहरों के राजहंस नाटक के संबंध में बी ऑप्शन गलत है, बाकी सभी सही है। नाटक की कथा का आधार अश्वघोष का सौंदरानंद काव्य है। श्वेतांग अलका को नंद के भिक्षु बनने की सारी कथा सुनाते हैं। श्यामांग प्रसंग नाटक के पूरे रूपबंध का ही अंग है। 10वां प्रश्न है, कथा का आधार अश्वघोष का सौंदरानंद काव्य है। कथा का आधार अश्वघोष का सौंदरानंद काव्य है, परंतु समय के विस्तार में स्थितियों का प्रक्षेपण करने के कारण यह काल्पनिक भी है। लहरों के राजहंस नाटक के संबंध में यह कथन किसका है? मोहन राकेश का है। बी ऑप्शन सही है। 11वां प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्रियों के अनुसार निम्नलिखित में से नाटक का तत्व कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से नाटक का तत्व कौन सा नहीं है? वस्तु, नेता, रस, देश काल। तो देश काल नाटक का तत्व नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नाटक की कथाओं को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया गया है? यह आधार हर जगह पूछे जाते हैं, चाहे व्याकरण हो चाहे जो हो। तो जब कहीं पर विभाजन कई आधारों पर हो तो सभी आधार के आधार पर कितने कितने भागों में किया गया है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो नाटक की कथाओं को 5 आधारों पर बांटा जाता है। आप लिख सकते हैं। नंबर 1 फल प्राप्ति के आधार पर, नंबर 2 अभिनय की दृष्टि से, नंबर 3 संवाद की दृष्टि से, नंबर 4 लोकवृत्ति की दृष्टि से, नंबर 5 कथा विन्यास की दृष्टि से। फल प्राप्ति, अभिनय की दृष्टि से, संवाद की दृष्टि से, लोकवृत्ति के आधार पर, कथा विन्यास की दृष्टि से। इन 5 आधारों पर नाटक की कथाओं को बांटा गया है। निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प का चयन करें। असुमेलित विकल्प का चयन करें। विस्कंभक क्या करेगा? बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाला होगा। देखिए, विस्कंभक और प्रवेशक, काम इनका दोनों का एक ही है। बीती या भावी घटनाओं की सूचना देंगे। बस ये उच्च होंगे, कुलीन होंगे, रईस होंगे, ये निम्न श्रेणी के होंगे। तो विस्कंभक का और प्रवेशक का बस इतना ही अंतर है, दोनों का काम एक है। बस विस्कंभक कुलीन होगा, प्रवेशक निम्न श्रेणी का होगा। चूलिका नेपथ्य से दी जाने वाली सूचना है। चूलिका नेपथ्य से दी जाने वाली सूचना है। अंकावतार अगले अंक के प्रारंभ की सूचना का संकेत। ये बिल्कुल गलत है। अंकावतार का मतलब है दूसरे अंक की वस्तु का आरंभ बिना प्रथम अंक के वस्तु विच्छेद के। जैसे पहला चल रहा है और आप जान नहीं पाएंगे, दूसरी विषय वस्तु शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन असुमेलित है, बाकी सभी सही है। प्रश्नों का ज़्यादातर मतलब यही रहता है कि अधिक से अधिक विषय वस्तु आप तक पहुँचे। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यावस्था का भेद नहीं है? निम्न में से कौन सा एक कार्यावस्था का भेद नहीं है?
तो प्रयत्न, प्रत्याशा, बिंदु, फलागम। आरंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा 5 होते हैं कार्यावस्था के भेद। बिंदु नहीं आता है। एक है आरंभ, एक है नियताप्ति, जो इनमें नहीं है। बाकी प्रयत्न है, प्रत्याशा है, फलागम है। आरंभ, नियताप्ति। यहाँ पर सी ऑप्शन कार्यावस्था का भेद नहीं है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अर्थ प्रकृति का भेद नहीं है? निम्नलिखित में से एक अर्थ प्रकृति का भेद नहीं है। कार्य, प्रक्रिया, बिंदु, नियताप्ति। अर्थ प्रकृति की बात हो रही है तो नियताप्ति नहीं आएगी। ये कार्यावस्था का भेद है और नियताप्ति का मतलब होता है फल प्राप्ति का निश्चय हो गया है। अर्थ प्रकृति के आधार पर भी 5 भेद हैं। कार्य, प्रक्रिया, बिंदु, बीज और पताका। पताका, प्रक्रिया कई बार आया है। पताका जैसे कोई कथा है शुरू से अंत तक चल रही है। प्रक्रिया क्या है? थोड़ी सी आएगी, खत्म। जैसे राम की कथा शुरू से अंत तक चल रही है। प्रक्रिया क्या है? जिसे सुग्रीव मिलन हो गया, बाली वाली कथा हो गई, तो वो सब प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। 16वां प्रश्न है, नाट्य संधियों के संबंध में असुमेलित विकल्प का चयन करें। तो यहाँ संधि काट के आपको बीज करना है। मुख, मुख क्या है? बीज और आरंभ की संधि होती है। गर्भ, पताका और प्रत्याशा की संधि होती है। ये दोनों सही हैं। विमर्श में फलागम और कार्य, प्रतिमुख में बिंदु और प्रयत्न। तो ये तो सही है, परंतु विमर्श में नियताप्ति व प्रक्रिया का मिलन होता है, संधि होती है। नियताप्ति प्लस प्रक्रिया। तो विमर्श में ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। एक और संधि आती है निर्वहण, जिसमें फलागम प्लस कार्य होता है। निर्वहण, फलागम प्लस कार्य। निर्वहण, फलागम प्लस कार्य, आप चाहें तो लिख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक नज़ीर अकबराबादी की नज़मों पर आधारित है? नज़ीर अकबराबादी की नज़मों पर आधारित है। तो हबीब तनवीर का नाटक है आगरा बाजार। हबीब तनवीर का नाटक आगरा बाजार नज़ीर अकबराबादी की नज़मों पर आधारित है। 18वां प्रश्न है, अग्रलिखित समस्याओं को संबंधित नाटक के साथ सुमेलित करना है। समस्याएं हैं और नाटक हैं। स्कंदगुप्त, अवैध संतान की समस्या। अवैध संतान, अवैध संतान महाभारत में आपने किसको देखा है? कर्ण को देखा। मद्यपान संबंधी समस्या, छठा बेटा। छठा बेटा उपेंद्रनाथ हस्क का है। कर्ण जो है भास का नाटक है। दलित उत्पीड़न कहाँ हुआ है? मुक्तिदूत में हुआ है। दलित उत्पीड़न, मुक्तिदूत, ये उदय शंकर भट्ट का नाटक है। संतानहीन नारी की समस्या, संतानहीन नारी की समस्या, अंधा कुआं, और ये लक्ष्मी नारायण लाल का है। स्कंदगुप्त तो आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी का है। तो यहाँ पर 5, 4, 3, 2 पहला विकल्प की समस्या नहीं लिखी गई है। इस तरह से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन में कालिदास और मल्लिका के अतिरिक्त वह कौन सा पात्र है जिसे आलोचकों ने कालिदास से भी अधिक विकसित पात्र की संज्ञा दी है? आषाढ़ का एक दिन में कालिदास और मल्लिका के अतिरिक्त वह कौन सा पात्र है जिसे आलोचकों ने कालिदास से भी अधिक विकसित पात्र की संज्ञा दी है? तो वह विलोम है।
ए ऑप्शन सही है, मातुल दंतुल निक्षेप नहीं है। 20वां प्रश्न है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? तो गौतम बुद्ध पर आधारित नाटक कौन सा है? लहरों का राजहंस है। आपको ध्यान रखना है कि ये खूब पूछा जाता है। अगर आपने 8-10 दिन भी हिंदी पढ़ी होगी तो आपको ये कथन अगर सॉल्व किए होंगे तो ये मिल गया होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध पर आधारित नाटक कौन सा है? लहरों के राजहंस। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और गौतम बुद्ध की कहानी लगभग सभी को पता ही होगी। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबंधित है? आगरा बाजार, एक और द्रोणाचार्य, आषाढ़ का एक दिन, चंद्रगुप्त। तो आषाढ़ का एक दिन से संबंधित है ये, मोहन राकेश का नाटक है। मन करे तो पढ़िएगा, 4-5 घंटे लगेंगे, पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। 22वां प्रश्न है, मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है। मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र का किसके प्रति है? किस पात्र का किसके प्रति है? मल्लिका का अंबिका के प्रति है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, मल्लिका का अंबिका के प्रति है। सिंदूर की होली, सिंदूर की होली नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? सिंदूर की होली नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? सिंदूर की होली 5 अंकों में निबद्ध एक सामाजिक सांस्कृतिक नाटक है। 5 में नहीं, ये 2 अंकों में है। इतना ही अंतर है, यहाँ पर 2 अंकों में है। और विधवा महिलाओं की समस्याओं पर आधारित यह सामाजिक नाटक है। तो ए ऑप्शन असंगत है। बाकी को पढ़ लेते हैं। इसकी कथा वस्तु का प्रत्येक पात्र किसी न किसी समस्या से ग्रस्त है। बिल्कुल सही बात है। डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल कथा के केंद्र बिंदु हैं। मुरारी लाल डिप्टी कलेक्टर कथा के केंद्र बिंदु हैं, जो लोभ और सेक्स इनकी समस्या है। डी विकल्प है। इस नाटक की आत्मा भारतीय है, जिसकी समस्याओं का निराकरण भारतीय रूढ़ि और पद्धतियों के आधार पर हुआ है। ये भी सही है, परंतु यहाँ पर ये जो 5 अंकों में निबद्ध सामाजिक सांस्कृतिक नाटक है, तो ऐसा नहीं है। यह 2 अंकों में निबद्ध है और विधवा महिलाओं की समस्याओं पर आधारित यह सामाजिक नाटक है। 24वां प्रश्न है, मनोरमा, मनोरमा इनमें से किस नाटक की प्रमुख पात्र है? मनोरमा इनमें से वत्सराज की पात्र है। सी विकल्प सही है। 25वां प्रश्न है, परंपरागत भारतीय महाकाव्य की उदात्तता, परंपरागत भारतीय महाकाव्य की उदात्तता और पश्चिमी नाटक विशेषतः ट्रेजेडी के संघर्ष का तीखापन एक साथ यहाँ कृष्ण और अश्वत्थामा के विरोध युग्म को रूपायित करता है। यह कथन किस आलोचक का है? काफ़ी बड़ा कथन है, जल्दी से आपके टीजीटी में नहीं पूछा जाएगा, पीजीटी और नेट के हिसाब से महत्वपूर्ण है। परंपरागत भारतीय महाकाव्य के उदात्तता और पश्चिमी नाटक विशेषतः ट्रेजेडी के
संघर्ष का तीखापन एक साथ यहाँ कृष्ण और अश्वत्थामा के विरोध युग्म को रूपायित करता है। यह कथन किस आलोचक का है? विजयेंद्र स्नातक, गिरीश रस्तोगी, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। डी ऑप्शन सही है। इनमें कौन सा कथन असंगत है? इनमें कौन सा कथन असंगत है? अजातशत्रु कुड़ीक मगध का राजकुमार है। उदयन कौशाम्बी का राजा तथा मगध सम्राट बिंबिसार का जमाता है। समुद्रगुप्त गौतम बुद्ध का शिष्य है। तो ये गलत है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त का प्रथम पुत्र था। सी ऑप्शन यहाँ पर असंगत है। जीवक मगध का राजवैद्य है। जीएस में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मगध का राजवैद्य का क्या नाम है? तो ध्यान रखिएगा, जीवक। तीनों सही हैं सी को छोड़कर। 27वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? अलका गांधार की राजकुमारी है। अलका गांधार की राजकुमारी है। कल्याणी मगध की पटरानी है। चंद्रगुप्त से प्रेम करती हैं लेकिन पटरानी नहीं है। कार्नेलिया भारत की सराहना करती है। राक्षस नंद का मंत्री है। तीनों सही हैं, लेकिन बी ऑप्शन जो दिया है कि ये मगध की पटरानी है, तो ऐसा नहीं है। 28वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक की कौन सी नारी नाटक की कौन सी नारी चंद्रगुप्त के प्रति प्रणय भाव नहीं रखती, प्रेम भाव नहीं रखती हैं? कार्नेलिया रखती हैं, कल्याणी रखती हैं, सुवासनी और मालविका। सुवासनी नहीं रखती हैं, मालविका भी रखती हैं। तो सी ऑप्शन ये चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम नहीं रखती हैं। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? 29वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? तो कार्नेलिया है। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कथनों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित करना है। 30वां प्रश्न है, कथन और पात्र दिए गए हैं। राज्य किसी का नहीं है, सुशासन का है। राज्य किसी का नहीं है, सुशासन का है। ये पात्र अलका का कथन है। राज्य किसी का नहीं है, सुशासन का है। यदि आपको देखने में समस्या हो रही है तो अपना थोड़ा सा पिक्सल क्वालिटी बढ़ा लीजिए, बढ़िया साफ दिखेगा। अभी जस्ट इसके बाद जूम कर दूंगा मैं। मनुष्य का साधारण धर्म पशु है। मनुष्य का साधारण धर्म पशु है। विचारशील होने से मनुष्य होता है और निस्वार्थ कर्म करने से ही वह देवता भी हो सकता है। यह सिंहरण का कथन है। चौथा विकल्प। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। ये कथन किसका है? कार्नेलिया का है। दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोतस्विनी का रहना आवश्यक है। दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोतस्विनी का रहना आवश्यक है। ये कहता कौन है? चाणक्य कहता है। तो यहाँ पर 5, 4, 3, 2 सी ऑप्शन सही है। सिंहरण कौन है? सिंहरण नहीं है। सिंहरण हाँ आया है। सिंहरण जो है तक्षशिला के गुरुकुल का एक छात्र है जो चंद्रगुप्त की सेना में शामिल होता है। और अलका कौन है? तक्षशिला की राजकुमारी जो चंद्रगुप्त के प्रेम का पात्र बनती हैं। पूछा जा सकता है। एक बार फिर से देख लीजिए। और ये सब पूछे जाते हैं या पूछे गए प्रश्न हैं। 31वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है?
चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट हैं। आंभिक तक्षशिला का राजकुमार है। पर्वतेश्वर पंजाब का राजा पोरस है। एनाजिक्रिटीज सिल्यूकस का सेनापति। सिल्यूकस का सेनापति कौन था? मेगस्थनीज था। एनाजिक्रिटीज नहीं, और ये कथन गलत है। बाकी सभी सही हैं। पर्वतेश्वर पंजाब का राजा पोरस है। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट है। आंभिक तक्षशिला का राजकुमार है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिल्यूकस का सेनापति मेगस्थनीज है, एनाजिक्रिटीज नहीं। 32वां प्रश्न है, इस नाटक में हमें मनुष्य का पूर्णता पर पहुंचने का मार्ग दिखाया गया है। इस नाटक में हमें मनुष्य का पूर्णता पर पहुंचने का मार्ग दिखाया गया है, जिसे हम भागवत धर्म कहते हैं। जिसे हम भागवत धर्म कहते हैं। स्कंदगुप्त नाटक के संदर्भ में यह कथन किसका है? स्कंदगुप्त नाटक के संदर्भ में यह कथन डॉक्टर दशरथ ओझा का है। ए ऑप्शन सही है। पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद। पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? स्कंदगुप्त का पात्र है। सी ऑप्शन सही है। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित नाट्य गीत पंक्तियों को संबंधित पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। नाट्य गीत और पात्र दिए गए हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा। इसको देखते ही आप कार्नेलिया को याद करिए, और ये कार्नेलिया गाती है बार बार। 5वें ऑप्शन में है। ओ मेरी जीवन की स्मृति, ओ अंतर के आतुर अनुराग। ओ मेरी जीवन की स्मृति, ओ अंतर के आतुर अनुराग। ये मालविका का है। मालविका इसे गाती है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। और ये अलका के द्वारा कहा गया है। हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों। हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों। ये सुवासिनी का है। डी का 2। तो यहाँ पर 5 4 3 2 है। काफ़ी बड़ा प्रश्न है। ये देखिए छोटा कर देते हैं। पढ़ने समझने में दिक्कत हो तो मैं भेज दूंगा ये पेज। 5 4 3 2 टेलीग्राम पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। पैंतीसवां प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तिंदुवलम नागबोट्स। तिंदुवलम किसका है? लक्ष्मीकांत वर्मा का है। पढ़ो फारसी बेचो तेल। नागबोट्स। नागबोट्स की एक रचना, नागबडोस नहीं, नागबोट्स। और इनकी एक रचना, खूबसूरत बहू खूब पूछी जाती है। खूबसूरत बहू नागबोट्स। उत्तर प्रियदर्शी। उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय। वितस्ता की लहरें लक्ष्मी नारायण मिश्र। 4 1 2 3 पहला ही ऑप्शन सही है। निम्नलिखित नाटकों को उनके अंकों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रश्नों की गूढ़ता को समझिएगा कि ये सब इस तरह से पूछे जाते हैं। भारत दुर्दशा में कितने अंक हैं? तो भारत दुर्दशा में 6 अंक हैं। ध्रुव स्वामिनी में 3 अंक हैं। आधे अधूरे में 4, आषाढ़ का एक दिन में 3 अंक हैं। 2 1 4 3 बी ऑप्शन सही है। मोहन राकेश के अधूरे नाटक पैरों तले की जमीन को बाद में किसने पूरा किया? ध्यान दीजिएगा, ये इनका अधूरा नाटक है।
मोहन राकेश के अधूरे नाटक पैरों तले की जमीन को बाद में किसने पूरा किया? कमलेश्वर ने पूरा किया। कमलेश्वर का एक अंतिम उपन्यास था अंतिम सफ़र, जिसे उनकी पत्नी के अनुरोध पर तेजपाल सिंह धाम ने पूरा किया था। ये भी पूछा जाता है। 38वां प्रश्न है, यह तो एक मॉडर्न एलिगरी आधुनिक अन्योक्ति का मंचीय रूप है। आधुनिक अन्योक्ति का एक मंचीय रूप है। पहला राजा के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का है। ए ऑप्शन सही है। 39वां प्रश्न है, अंधाधुंध मच्यो सब देसा। अंधाधुंध मच्यो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेशा। मानहु राजा रहत विदेशा, यह कथन कौन से पात्र का है? भारत सौभाग्य, महंत, भारत, गोवर्धन। तो ये गोवर्धन का पात्र है, गोवर्धन का कथन है। अंधाधुंध मच्यो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेशा। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा। 40वां प्रश्न है, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के जाना नहीं अच्छा, यह कथन कौन से नाटक से है? तो ये भारतेंदु जी का नाटक है भारत दुर्दशा। बहुत बढ़िया नाटक है, एक बार पढ़िएगा, आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा। सुरेंद्र वर्मा कृत कौन सा नाटक पहली बार हत्या शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? हत्या शीर्षक से प्रकाशित हुआ था तो वह 8वां सर्ग है, जो पहले हत्या नाम से और फिर बाद में 8वां सर्ग के नाम से प्रकाशित हुआ। इनमें से कौन सा नाटक चेकोस्लोवाकिया की एक लोक कहानी को आधार बनाकर लिखा गया है? इनमें से कौन सा नाटक चेकोस्लोवाकिया की एक लोक कहानी को आधार बनाकर लिखा गया है? तो वह भीष्म साहिनी का हानूस है, जो चेकोस्लोवाकिया की लोक कहानी को आधार बनाकर लिखा गया है। 43वां प्रश्न है, गोगोल के इंस्पेक्टर जनरल का आला अफसर नाम से अनुवाद। गोगोल के इंस्पेक्टर जनरल का आला अफसर नाम से अनुवाद किसने किया है? नागबोट्स, शंकर शेष, मुद्रा राक्षस, मणि मधुकर। तो ये मुद्रा राक्षस ने किया है आला अफसर नाम से गोगोल के इंस्पेक्टर जनरल नाटक का। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक बिहार में हुए हिंसक बेलद्दी कांड पर आधारित है? बेलद्दी कांड पर आधारित है, वो है महाभोज। ए ऑप्शन सही है। निम्नांकित पात्रों को उनके नाटकों से सुमेलित कीजिए। निम्नांकित पात्रों को उनके नाटकों से मैच करना है। भिस्ती बकरी नाटक, माहिर अली सिंदूर की होली, भगवंत सिंह ये भी सिंदूर की होली, सुकुल बाबू तो आप पढ़े ही होंगे, महाभोज में मिलते हैं, अंजो दीदी उर्फ अंजलि। तो यहाँ पर 3 1 5 2। सी ऑप्शन सही है। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। मंदाकिनी ध्रुव स्वामिनी में है। प्रियंगु मंजरी आषाढ़ का एक दिन, अनिमा अंजो दीदी, मालविका चंद्रगुप्त। तो यहाँ पर 3 2 1 4। सी ऑप्शन सही है।
47वां प्रश्न है, अंधायुग में जिस पात्र के द्वारा कृष्ण मृत्यु को प्राप्त होते हैं उसका नाम क्या है? अंधायुग में जिस पात्र के द्वारा कृष्ण मृत्यु को प्राप्त होते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम जरा है। अंधायुग के कौन से पात्र का मृत्युपरांत व्याध के रूप में कायांतरण होता है? अंधायुग के कौन से पात्र का मृत्युपरांत व्याध के रूप में कायांतरण होता है? वो वृद्ध याचक हैं। सी ऑप्शन सही है। हिंदी नाटक का एक महत्वपूर्ण विकास क्रम मानते हुए कारवां संग्रह को किस पत्रिका में स्थान दिया गया है? हिंदी नाटक का एक महत्वपूर्ण विकास क्रम मानते हुए कारवां संग्रह को किस पत्रिका में स्थान दिया गया था? हंस में दिया गया था। 50वां प्रश्न है, हिंदी नाटक में एब्सर्डिटी के पहले और बड़े रचनाकार भुवनेश्वर को प्रेमचंद की खोज किसने माना है? हिंदी नाटक में एब्सर्डिटी के पहले और बड़े रचनाकार भुवनेश्वर को प्रेमचंद की खोज किसने माना है? एब्सर्डिटी का तो यहाँ पर दूधनाथ सिंह सही है। एब्सर्डिटी का मतलब क्या होता है? विसंगत या असंगत। ये वो नाटक होते हैं जहाँ से इनकी कथा वस्तु शुरू की जाएगी वहीं पर घूम घुमा के ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ दिखाया ही नहीं जाएगा, कुछ लिखा ही नहीं जाएगा। जैसे आपने 3 इडियट देखी होगी फिल्म, तो उसमें असंगत है, कथा को बांधना ये नाटककार के हिम्मत की बात है। और तांबे के कीड़े भुवनेश्वर का जो तांबे के कीड़े है एब्सर्डिटी का पहला नाटक है एब्सर्ड शैली पर आधारित। तो इनकी पहचान यही है, मतलब इनके बारे में अगर इंटरव्यू में पूछ लिया जाए तो यही है कि जहाँ से शुरू होते हैं वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आप देखे होंगे 3 इडियट में। पूरी फिल्म है, कहीं पर कुछ दिखाया गया कहीं पर कुछ, लेकिन आपको समझ कब आएगा? जब आप पूरी देख लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ कहानी ठीक थी, अच्छी थी। 3 इडियट है, गजनी है, गजनी ज़्यादा बढ़िया है। गजनी अगर आपने देखा हो तो उसमें भी इधर उधर कहानी दिखाई गई और लास्ट में पूरी कहानी जब ख़त्म होती है तब लगता है कि हाँ कहानी पूरी हो गई, और जहाँ से फिल्म शुरू होती है लगभग वहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो यही एब्सर्डिटी है। तो यहाँ पर भुवनेश्वर को प्रेमचंद की खोज किसने माना है? दूधनाथ सिंह ने। स्वास्थ्य थोड़ा साथियों कम सही लग रहा है, इसलिए कल 50 प्रश्न और करवा दिए जाएंगे। परेशान ना हो, परीक्षा से पहले आपका गद्य वाला पोर्शन अच्छे से करवा दिया जाएगा। कल 91 नंबर से यहाँ से 51 से 100 तक करवाया जाएगा। आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।